अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं अमराबरी के साथ। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल की रेशम इतनी उलझी हुई है कि हुकूमतें आती जाती रहीं, उलझनें पूरी तरह दूर ना हुई। कभी तो सुलझाने की कोशिश में ये रेशम और भी उलझ कर रह गई। कई बार धागे टूटे, उन्हें फिर से जोड़ा गया। अब भी ये धड़का लगा रहता है कि किसी झटके से सारे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। इस सारे मामले में दोनों ममालिक के अवाम को कौन पूछता है? एक अहम भारतीय शख्सियत और साबिक सिफारतकार ने यह एतराफ किया कि जब ऊपर से इशारा होता है हम दोस्ती की बात करने लगते, जब दूसरा इशारा होता लहजे में दुश्मनी घुल जाती। ये अहम शख्सियत कोई और नहीं, सीनियर सिफारतकार और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन मानीशंकर आयर हैं। वो कराची आए हुए थे, जहां एक खुसूसी नशिस्त में मेरी उनसे बातचीत हुई। आइए आपको भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इस खुसूसी गुफ्तगू में मानीशंकर आयर से क्या बातचीत हुई। 2008 में जो मुंबई हमले हुए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात या बातचीत का जो सिलसिला था वो एक तरीके से रुक गया था, लेकिन उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और साथ ही साथ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, शर्म शेख में होने वाली मुलाकात और फिर बाद अज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पीस प्रोसेस और पीस टॉक्स का बाकायदा आगाज एक खुश आइन बात समझा जा रहा है। हमारे साथ मानीशंकर आयर साहब मौजूद हैं, इनसे इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। जबकि मालदीव्स में होने वाली साग सरबराह कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह जी ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मैन ऑफ पीस का खिताब दिया और साथ ही साथ इस साग सरबराह कॉन्फ्रेंस को इसको एक बहुत अहम मोड़ भी समझा जा रहा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जानिब से भारत को MFN स्टेटस और फिर वीज़ा इशूज़ के जो मामला हैं उन सब पर भी हम इनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी वेलकम यू हियर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं, जो रिलेशनशिप है, 2008 के बाद से जो ताल्लुकात की जो रिलेशनशिप की जो ट्रेन थी जो डिरेल हो चुकी थी एक तरीके से, आप समझते हैं अब कि ये ट्रेन अपने ट्रैक के ऊपर सही समत और सही रफ्तार से जा रही है? हाँ, लेकिन एक शर्त पर कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए। यदि इस वक्त पर और इस मौके पर हमने हाथ से छोड़ दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा रफ्ता रफ्ता, तब शायद फिर डिरेल हो सकता है। अब समझ लीजिएगा कि इसकी अहमियत क्या है कि एक भारत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सिलसिले में कहें कि ये अमन की शख्सियत है, ये तो कभी पहले नहीं हुआ है। तो इसकी जो तवारीखी अहमियत है ये समझने वाली बात है कि मुझे लगता है कि पिछले 64 साल में कभी भी मौका ऐसा नहीं अच्छा रहा है हमारे बीच में दोस्ती और अमन को कायम करने के लिए। तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे एक इस चीज़ के ऊपर कि आपने कहा कि इससे पहले ऐसा अच्छा मौका नहीं आया। आप ऐसे वो क्या फैक्टर्स देखते हैं कि अब ये वही मौका है, यानी ये वो बेस्ट पॉइंट है कि जबकि फसल को जो है बिल्कुल काट लिया जाए और उसके फ्रूट्स आम आवाम तक पहुँचे? क्योंकि जो कुछ भी घृणा थी, जो एक दूसरे से लापसंद का एक माहौल बनाया गया था जबकि पाकिस्तान बना 1947 में, और ख़ास तौर पर जो फसाद दंगे हुए उस वक्त पर, और फिर कश्मीर पर जो बहुत ही क्रोध, बहुत ही एंगर रहा, और फिर बांग्लादेश के सिलसिले में जो यहाँ पाकिस्तान में लोग सोचने लगे कि हिंदुस्तान ने ही हमारे मुल्क को तोड़ा है, वो सब पिछली पीढ़ी की बात हो गई है। जो यहाँ पाकिस्तान में अब कोई 70 या 80% जो यहाँ की आवाम है वो तो 1947 के बाद पैदा हुए। जहाँ की मैं यहाँ था 1978 में, तो तकरीबन 70-80% तो हिंदुस्तानी थे और पाकिस्तानी बने, और इसलिए वो अपने को पाकिस्तानी समझते थे क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है वो तो हमेशा पाकिस्तानी ही रही है, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान की हैसियत को बिना हिंदुस्तान से जोड़कर समझने के लिए। और यही है हालत हिंदुस्तान में, और हम जानते हैं, और जानते नहीं हैं तो हमें जानना चाहिए कि दुनिया में हम अपना जो जगह है उसको हम ले नहीं पाएंगे जब तक कि ये पाकिस्तान का सिलसिला को
हम एक हद तक ख़त्म न करें ये जो दुश्मनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बस दो शख्सियतों की बात नहीं है कि जिलानी मनमोहन सिंह को पसंद करता है या मनमोहन सिंह जिलानी को पसंद करता है। ये है कि अब हम समझ चुके हैं कि इस तरह से झगड़ा करके न तो आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है ना हमें। तो इसलिए स्टेट्समैनशिप का मतलब बनता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज की बात करें जो कुछ आज है। अच्छा, एक चीज़ आपने कही, मैं आपको सुन भी रहा था, चीज़ें हैं कि आपने कहा कि बोथ द लीडरशिप इज़ विलिंग, पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप जो है विलिंग है। आपने तस्करा किया फॉरेन ऑफिसर्स का बीच में, ये क्या बात थी? ये आपने किस अब देखिए, डिप्लोमेट्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इशारा ऊपर से मिलता है। हम जानते हैं कैसे दोस्ती कायम करना, हम जानते हैं कैसे दुश्मनी कायम करना। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने हमें बता दिया, और ये इंडिया की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी वैसा ही है। इशारा कर दिया कि इनसे दुश्मनी करो तो करेंगे, और इशारा कर दिया कि दोस्ती करो तो वो भी हम जानते हैं करने का। और निजी रिश्ते जो हैं हमारे, वो हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। तो आप क्या ये समझते हैं कि अब तक जो मामलात रहे हैं या जो बिगेस्ट हर्डल रहा है वो दोनों तरफ के फॉरेन ऑफिसर्स रहे? नहीं, उसको कायम करने में दोनों तरफ के फॉरेन ऑफिसर्स हैं, लेकिन इशारा तो ऊपर से आया ना। जबकि इशारा ऊपर से आता है कि दोस्ती करो, तो वही जो एबिलिटीज़ हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्ती को कायम करने की। अच्छा, हर्डल्स क्या आप समझते हैं? अब तक बहुत सारी बातें होती हैं, ट्रेड को बढ़ाने की बात होती है, वीज़ा इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात होती है, अक्रॉस द बॉर्डर्स जो मामला हैं उनको रिजॉल्व करने की बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, बातचीत, व्हाट इज़ द बिगेस्ट हर्डल? मेन हर्डल क्या है कि अब तक वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हुई उस तरह से नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ा हर्डल अब तक ये रहा है कि कॉम्पोजिट डायलॉग जो कि 1997 में शुरू हुआ, हालांकि उसमें बड़ी तरक्की हुई है, किसी अंत पर, किसी नतीजे पर नहीं लाया गया है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे पहला काम जो है कि जो तरक्की हुई है कॉम्पोजिट डायलॉग में, और काफ़ी खासा हुआ, ख़ास तौर पर जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ प्रेसिडेंट थे, तो बैक चैनल में आपके सफ़ीर तारिक साहब और हमारे सफ़ीर सती लांबा, उनके बीच में जो गुफ्तगू हुई, उसको बुनियाद बनाकर उस जो गुफ्तगू हुई उसको आप एग्रीमेंट्स में बदल कीजिएगा, तबादला कीजिएगा, और वो भी बहुत जल्दी, 2-3 महीने के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम आपस में तय कर लें, जहाँ तक कि हो सके इन एग्रीमेंट्स को, इन समझौते को आप तैयार रखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उस पर हस्ताक्षर डालें, एकदम माहौल बदलता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स रहे जिस पर कि अब तक हमारी सहमति नहीं है, उसको हम कॉम्पोजिट डायलॉग को ख़त्म करके एक नया मकाम पर पहुँचे, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग। तो उस पर पहुँच गए तो तब, अब देखिए, चीन और भारत के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं उनका हल अब तक नहीं निकल आया, लेकिन गुफ्तगू जारी है पिछले 23 साल से। ट्रेड भी जारी है, सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड पार्टनर तो चाइना ही है, और पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुबई के ज़रिए हो रहा है, और खामे खाम आपको 35% ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो अब जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं उसको तो हम तोड़ नहीं सकते, और हम जानते भी नहीं हैं कि पाकिस्तान में कौन खरीद रहा है, क्योंकि कोई अरब बैठा है दुबई में जो कहता है कि मुझे इतना चाहिए, और हम कहें कि दुबई में इसका कैसा इस्तेमाल होगा, वो कहता है कि हम उसको आगे भेजेंगे। तो जो आपसी रिश्ते हैं कंपनियों के बीच में, उसको हमें कायम करना होगा।